लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा को लेकर के या खास करके हिंदी को लेकर के ये विरोध पहली बार भारत में उभरा है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने या संविधान लिखने वाले बुद्धिजीवियों ने शब्दों के साथ खेल करके और उस विवाद से ये बाहर निकल गया तत्काल, ताकि अगर किसी एक भाषा को अगर राष्ट्रभाषा कहेंगे तो बाकी जो दूसरे भाषा बोलने वाले लोग हैं वो लोग चढ़ बैठेंगे। भाषा किसी भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। भाषा ही वो माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत करता है। हम भाषा को लेकर काफ़ी सजग और संवेदनशील होते हैं क्योंकि ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे आत्मगौरव के साथ जुड़ा होता है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति या संस्था हमारे ऊपर कोई भाषा थोपने का कोशिश करता है तो हम उसका विरोध करते हैं। यही कारण है जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान पे उर्दू भाषा थोपने का कोशिश किया तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग जो कि बंगाली बोलते थे उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध किया और नतीजा ये हुआ कि 1971 में पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश नाम का एक नया देश आज़ाद हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश भारत में भी भाषा को लेकर के, खास करके हिंदी को लेकर नॉर्थ वर्सेस साउथ की राजनीति फिर से सर उठा रही है। हालांकि दक्षिण भारत के लोगों के द्वारा हिंदी का विरोध कोई नया नहीं है। आज़ादी से पहले भी इसको लेकर के विरोध जताया जाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश भाषा को लेकर के, खास करके हिंदी को लेकर के भारत में एक बार फिर से नॉर्थ वर्सेस साउथ की राजनीति करने का कोशिश किया जा रहा है। विवाद इतना बढ़ चुका है कि साउथ भारत के कुछ लोग या कुछ नेता हिंदी को सिर्फ सुनना ही नहीं चाहते बल्कि उसे देखना भी नापसंद करते हैं। यही कारण है कि आपने कई ऐसे वीडियोस में देखा होगा कि जिन पोस्टरों पे हिंदी लिखे हुए हैं, जिन रेलवे स्टेशनों पर हिंदी में लिखे हुए हैं, उन पे पुताई चल रही है, उन पे कालिक से पोता जा रहा है। हिंदी बोलने वाले का विरोध किया जा रहा है, उनसे ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि आप तमिल में बोलो, तेलुगु में बोलो, कन्नड़ में बोलो, मराठी में बोलो। ना हिंदी ना हिंदू ना हिंदुस्तान, हिंदी को लेकर के विरोध इतना बढ़ चुका है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री स्टालिन हैं उन्होंने तमिलनाडु को ऑटोनॉमस बनाने के लिए कमेटी का गठन भी करने का घोषणा कर दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाषा को लेकर के या खास करके हिंदी को लेकर के ये विरोध पहली बार भारत में उभरा। जब आज़ादी से पहले जाइएगा तो 1937 का एक वाकया है। उस समय मद्रास के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे वो सी राजगोपालाचारी हुआ करते थे। उन्होंने जब अपने स्कूलों में हिंदी विषय को अनिवार्य बनाना चाहा तो इसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ। मद्रास के जस्टिस पार्टी और जो उसके नेता थे उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। इस विरोध में 2 लोग मारे भी गए थे। हिंदी के विरोध को लेकर के आंदोलन इतना बढ़ गया कि परिणामतः सी राजगोपालाचारी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इससे ये पता चलता है कि दक्षिण भारत, खास करके तमिलनाडु के नेता ये नहीं चाहते हैं कि उनके राज्यों में हिंदी को लागू किया जाए। Oh my God! ऐसे में एक प्रश्न ये आता है कि जब आज़ादी के पहले से ही इतना टेंशन था, भाषा को लेकर के इतना तनावपूर्ण स्थिति था, तो फिर आज़ादी से अब तक यानी 70 वर्षों तक कैसे संभाला जा सका? इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कौन सा समाधान ढूंढा, इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन आइए उससे पहले ये जानते हैं कि वर्तमान समय यानी अभी भाषा को लेकर के इतना विवाद क्यों खड़ा हुआ है। अभी भाषा को लेकर के जो विवाद खड़ा हुआ है उसके पीछे का जो मुख्य वजह माना जा रहा है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मोदी सरकार के द्वारा लाया गया था और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसको लेकर के ज़्यादा विवाद खड़ा हुआ है। ये 3 लैंग्वेज फार्मूला ये कहता है कि अपने स्कूलों में यानी भारत के पूरे स्कूलों में 3 लैंग्वेजेस पढ़ाए जाएंगे। 3 लैंग्वेजेस हैं कौन कौन से? तो एक हिंदी, दूसरा इंग्लिश और तीसरा कोई लोकल लैंग्वेज, यानी हिंदी इंग्लिश के अलावा एक क्षेत्रीय लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। तो बोलोगे इसमें दिक्कत क्या है? तो इसमें पहला दिक्कत ये है कि दुनिया में बहुत कम ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पे 3 लैंग्वेज फार्मूला चलता है। यानी दुनिया के लिए 2 लैंग्वेज पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है और भारत जैसे देश में अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला लागू किया जाता है तो इसको सिर्फ पढ़ाना ही मुश्किल नहीं बल्कि पढ़ना भी एक मुश्किल है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर 3 लैंग्वेज फार्मूला को लागू किया जाता है तो उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। उनको दिक्कत इसलिए नहीं होता है कि यहाँ पे 3 लैंग्वेज के नाम पे हिंदी पढ़ाया जाता है, कि इंग्लिश पढ़ाया जाता है और एक संस्कृत पढ़ाया जाता है। और संस्कृत और हिंदी कहीं ना कहीं आपस में मिलते जुलते हैं और एक लैंग्वेज तो आपको सीखना ही है जो कि अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज भी है।
इंग्लिश। तो इंग्लिश के अलावा जो 2 लैंग्वेज आप सीखते हैं स्कूलों में, वो एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो सीखने में ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं होता है। तो उत्तर भारत के लोग बड़ी आसानी से 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन यही बात जब होता है दक्षिण भारत के राज्यों में लागू करने की, तो वहाँ पे सिनारियो कुछ ऐसा होता है कि वहाँ पे मातृभाषा चलती है अपनी, यानी अपने बच्चों का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो अपनी मातृभाषा में देंगे। यानी तमिलनाडु वाला तमिल में देगा, आंध्रा वाला तेलुगु में देगा, केरल वाला मलयालम में देगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में देगा, बंगाल वाला बंगाली में देगा। यानी वहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन अपना लोकल लैंग्वेज में दे दिया। अब उसके बाद उसको सीखना है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश न सिर्फ राष्ट्रीय लैंग्वेज है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी इसकी अच्छी खासी मान्यता है। एक कनेक्शन जोड़ने का काम करता है इंग्लिश लैंग्वेज, तो इंग्लिश सीखना नेसेसरी है। और जब तीसरा भाषा उन पर जो लागू किया जा रहा है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो है हिंदी। उनकी जो मुख्य समस्या है वो हिंदी को है। उनका मानना है कि केंद्र सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से हम पे हिंदी थोपना चाहती है। हालांकि केंद्र सरकार ये साफ साफ कह चुकी है कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि हिंदी थोपा। संविधान में भी कहा गया है कि केंद्र सरकार हिंदी को लागू करने का प्रयास करेगी। लेकिन जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जहाँ पे हिंदी को समझा नहीं जाता, हिंदी बोला नहीं जाता, उनका मेन कंसर्न ये है कि अगर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनती है, जिस तरह से हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है, अगर सारे कामकाज, सारे ऑफिशियल वर्क अगर हिंदी में होने लगेंगे, तो हमारे लैंग्वेजेस का यानी तमिल, मलयालम, कन्नड़ और मराठी वगैरह का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अभी अभी हम ये बता चुके हैं कि भाषा हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का एक पहचान होता है। ऐसे में कोई नहीं चाहेगा कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता का महत्व कम हो। तो विरोध का मुख्य कारण ये है। दूसरी बात ये है कि इस भाषा को लेकर के, हिंदी को लागू किए जाने को लेकर के तमिलनाडु की जो सरकार और उसके जो मुख्यमंत्री है स्टालिन हैं, वो साफ साफ कह चुके हैं कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे। तो केंद्र सरकार भी पलटवार करते हुए कहा कि अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो मिलने वाली राशि है 527 करोड़ के आसपास की जो राशि है वो आपको नहीं दिया जाएगा। और आपको बता दें कि ये राशि जून में मिलना था, जो कि अभी तक मिला नहीं है। ಕನ್ನಡ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ನೀವು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್ ಬರೋರ ಹತ್ರ इंडिया में हिंदी चलता है ये बात करो और हिंदुस्तान का मतलब हिंदी बोलने वालों का स्थान है। अगर हिंदी नहीं बोलता तो उसको हिंदुस्तान में उसका स्थान नहीं है, उसे देश को छोड़कर दूसरे देश। जैसे जैसे सोशल मीडिया पे एक के बाद एक नए केस स्टडी सामने आ रहे हैं, भाषा को लेकर के विवाद सामने आते हैं, वैसे में दोनों तरफ से बयानबाजी और भी बढ़ जाती है। और इसका फ़ायदा उठाते हैं वहाँ के क्षेत्रीय नेता, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि बड़ी पार्टियां आकर के उनके इलाके में अपनी पैर जमाएं। जैसे आपको याद हुआ कि 1960 के दशक में जब हिंदू विरोधी आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें डीएमके पार्टी की प्रमुख भूमिका रही थी। उसके बाद तमिलनाडु के चुनाव का नतीजा ये हुआ था कि वहाँ पे डीएमके पार्टी सत्ता में आई थी और वहाँ से कांग्रेस, उस समय कांग्रेस काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, उस राजनीतिक पार्टी को तमिलनाडु से उखाड़ फेंका था। तो एक बार फिर से उसी राजनीति को दोहराने का प्रयास किया जा रहा है स्टालिन के द्वारा या तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। अब देखते हैं इसका परिणाम क्या निकल कर सामने आता है, कैसे केंद्र सरकार इस मुद्दे को हैंडल करती है और कैसे हमारी जो एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसको बचाए रखने में सफल होती है। और चूंकि अब जब डिलिमिटेशन का मुद्दा भी सर उठा रहा है तो नॉर्थ वर्सेस साउथ की राजनीति से कैसे भारत पार पाता है, कैसे केंद्र सरकार इस मुद्दे को हैंडल करती है, वो देखना दिलचस्प होगा। अगर आप थोड़े भी राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़े भी अपने देश के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उस पर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको नज़रें गड़ाए रखना होगा कि कैसे इन मुद्दों को हल किया जाता है। इसके लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबा देना है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है हम आपके सामने इस तरह के मुद्दे को लाते रहेंगे, जिससे आपको पूरा संघीय व्यवस्था का परिदृश्य पता चले, राजनीति की जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता चलता रहे। अब आगे चलते हैं। आपको हमने शुरू में ही कहा था कि भाषा को लेकर के, हिंदी के विरोध को लेकर के जब विवाद आज़ादी के पहले से था तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में ऐसा क्या प्रावधान किया कि 1950 से लेकर के अब तक का मामला शांत रहा था। तो आइए इस मुद्दे को क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद एक समझने का कोशिश करते हैं।
सबसे पहले ये जानिए कि भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, उत्तर से लेकर के दक्षिण और पूरब से लेकर के पश्चिम, ये काफ़ी बड़ा है। और इस बड़े भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग स्थानीयता के लोग रहते हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। भारत में ऐसी दर्जनों भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपियां हैं। जैसे हम हिंदी लिखते हैं तो हमारी लिपि देवनागरी है, उसी तरह उर्दू लिखने वाली की लिपि फारसी है, इंग्लिश लिखने वाली की लिपि रोमन है। उसी प्रकार भारत में ऐसी दर्जनों भाषाएं हैं जिनकी अपनी लिपि है, खुद की लिपि है। भारत में ऐसी हजारों बोलियां बोली जाती है। ऐसे में एक कनेक्टिंग लैंग्वेज का होना कितना ज़रूरी है, या किसी भी सभ्यता या किसी भी राष्ट्र के विकास की कहानी पढ़ने के बाद हमको समझ में आता है। यदि आपके पास एक कनेक्टिंग लैंग्वेज नहीं है, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ने वाला एक माध्यम नहीं है, एक ऐसी भाषा नहीं है जो एक बोले और दूसरा समझ सके, तो फिर आपको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता हो। क्योंकि कल्चरल एक्सचेंज हो, व्यापारिक साझेदारी हो, ये सब भाषा पे ही टिका होता है। आपको बोल करके, लिख करके आपको वस्तुओं का आदान प्रदान करना होता है। ऐसे में आपके पास एक कनेक्टिंग लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी। इसलिए तो हमने शुरू में कहा कि भाषा किसी भी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने वाली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे में कोई भी सरकार चाहेगी कि उसके यहाँ एक ऐसा लैंग्वेज हो जिसके माध्यम से वो पूरे समुदायों के साथ कनेक्ट हो सके, पूरे समुदायों के साथ संबंध स्थापित कर सके। हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसके जो अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसको समाप्त कर दिया जाए। इसीलिए तो भारत ने 8वीं अनुसूची बनाई है और बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं को उसमें जगह दिया है। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत की स्थानीयता इतनी है, क्षेत्रीय भाषाओं की मात्रा इतनी ज़्यादा है, संख्या इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे पूरे भारत में एक ऐसा लैंग्वेज ढूंढना मुश्किल है जो पूरे भारत में बोला और सुना और समझा जाता हो। कुछ लोग बोलेंगे कि हिंदी एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है पूरे भारत को, लेकिन जब आप सर्वे को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि नो डाउट हिंदी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोला जाता है। सर्वे में ये भी बताया कि लगभग भारत के 43% लोग हिंदी बोलते हैं। लेकिन ये भी देखिए ना कि हिंदी के अंतर्गत बहुत सारी बोलियां हैं वो बोलते हैं, और सबसे बड़ा खतरा तो हिंदी से भी है। हिंदी के बारे में कहा जाता है कि हिंदी न जाने कितनी क्षेत्रीय भाषाओं को निगल गई है। हिंदी के कारण बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं लुप्त हो रही है। हिंदी के कारण भोजपुरी, मैथिली, मगही, बुंदेली, अवधी, ये सब भाषाएं धीरे धीरे लुप्त हो रही है। कहाँ आप सुनने को मिलता है मैथिली, कहाँ आप सुनने को मिलता है भोजपुरी, कि धड़ल्ले से आपस में दो लोग बिहारी मिलकर के भोजपुरी में बात कर रहे हो। अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए या तो हिंदी में बात करते हैं या फिर इंग्लिश में। भोजपुरी बोलने वाले, मैथिली बोलने वाले, मगही बोलने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे सिमटती जा रही है। चूँकि स्कूलों में इन लैंग्वेजेस की पढ़ाई नहीं हो रही है, सभी स्कूलों में हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है, हिंदी में किताबें छप के आ रही हैं, हिंदी में लोग बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। ऐसे में ये भाषाएं बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो रही है। यानी हिंदी इन भाषाओं को कहीं ना कहीं निगलते जा रही है। तो सबसे बड़ी खतरा तो हिंदी से भी है, जो इनकी खुद की संस्कृति, इनकी खुद की भाषा समाप्त हो रही है। ऐसे में अगर दक्षिण भारत के लोग ये कहते हैं कि हिंदी के बढ़ावा दिए जाने से अगर उनकी भाषाएं विलुप्त हो जाएंगी, उनकी भाषाओं का महत्व कम हो जाएगा, तो उनका डर भी जायज़ लगता है कि अगर सारे सरकारी कामकाज हिंदी में होने लगेंगे, सरकार हिंदी को ही बढ़ावा देने लगेगी, तो फिर कौन चाहेगा कि हम मलयालम सीखें, कौन चाहेगा कि हम कन्नड़ सीखें, कौन चाहेगा कि हम तेलुगु सीखें? क्योंकि उनका महत्व नहीं रह जाएगा, उनका उपयोग नहीं रह जाएगा, वो व्यावसायिक भाषा नहीं रह जाएगी। और भाषाएं वही चलती हैं जिनका इस्तेमाल व्यापार में होता है। लेकिन जब आप संविधान बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे तो आपको ये समझ आया कि भाषा को लेकर के जो जटिल मुद्दा था उस पर बहुत सारे डिबेट हुए हैं, बहुत सारे बातचीत ऑलरेडी हो रखी है। और संविधान बनाने वाले भी ये जानते थे कि भाषा भारत के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, जिसका समाधान ढूंढना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। इस तरह से भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों की मांग पहले ही शुरू हो चुकी थी, तो वो एक अलग समस्या था। और दूसरा जब बड़ा भाषा को लेकर के ये था कि किस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। अगर किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता तो बाकी दूसरे भाषाओं का क्या होता? अगर कोई भारतीय भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता तो भाई फिर अंग्रेजी का क्या होता? लंबे समय से अंग्रेजी भारत के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो चुका था।
अंग्रेजी के बारे में नेहरू ये बोलते हैं कि ये राष्ट्रीय भाषा बनने का अपना क्षमता रखता है। और ऐसे में अगर कोई भारतीय भाषा भारत की राष्ट्रभाषा बनती है तो फिर अंग्रेजी का क्या होगा, फिर बांग्ला का क्या होगा, फिर दक्षिण भारत के क्षेत्रीय भाषाओं का क्या होगा, और फिर सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा है उसे हिंदी का क्या होगा। सवाल बहुत कठिन था। इसलिए संविधान निर्माताओं ने या संविधान लिखने वाले बुद्धिजीवियों ने शब्दों के साथ खेल करके और उस विवाद से ये बाहर निकल गए तत्काल। क्या शब्दों का खेल खेला? उन्होंने हिंदी को, उनको पता था कि अगर किसी एक भाषा को अगर राष्ट्रभाषा कहेंगे तो बाकी जो दूसरे भाषा बोलने वाले लोग हैं वो लोग चढ़ बैठेंगे। यानी अगर आप हिंदी को देंगे तो कन्नड़ बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर बंगाली को बोलेंगे तो हिंदी वाले नहीं छोड़ेंगे, कन्नड़ वाले नहीं छोड़ेंगे, मलयालम वाले नहीं छोड़ेंगे। तो उनको पता था कि हमको एक राष्ट्र किसी एक लैंग्वेज को अगर राष्ट्रभाषा बनाते हैं तो दूसरे लैंग्वेज वाले हमको प्रॉब्लम करेंगे। क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनकी भाषा को प्राथमिकता मिले, उनकी भाषा को तवज्जो मिले। ऐसे में उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा न कहकर राजभाषा कहा कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होगा। ऐसी स्थिति में संविधान सभा के सदस्यों ने एक चालाकी दिखाई, और चालाकी ये दिखाई कि भाषा को लेकर कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया, जिससे ये पता चल पाएगा कि किसी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदी को लेकर के संविधान सभा के सदस्यों में एक सॉफ्ट कॉर्नर था। यानी वो चाहते थे, उनका मानना ये था कि हाँ भाई, भारत का जो अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज होना चाहिए वो हिंदी को ही होना चाहिए, क्योंकि बड़े पैमाने पे लोग हिंदी बोलते हैं। क्योंकि उस समय भारत डिवाइड नहीं हुआ था, तो पूरा पाकिस्तान का, आज का जो पाकिस्तान का इलाका था वो भी हिंदी बोलता था, और आज का जो बांग्लादेश का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं हिंदी वो थोड़ी बहुत समझ लेता था। हम पूरी तरीक़ा से मतलब वहाँ पे हिंदी नहीं चलता था, लेकिन हिंदी समझ लेता था मोटा मोटी। और पूरा नॉर्थ बेल्ट हिंदी बोलता था। तो समस्या सिर्फ साउथ वाले और थोड़ा बहुत अदर राज्यों को थी, लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा विरोध नहीं था हिंदी को लेकर के। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता, जैसे जैसे भाषा की जटिलता को वो समझने लगे, वैसे वैसे भाषा को लेकर के विवाद बढ़ते जा रहा था। ऐसे में शुरुआती प्रावधान ये किया गया, 1950 में संविधान में ये प्रावधान किया गया कि जैसे अभी अंग्रेजी में कामकाज हो रहे हैं वैसे अगले 15 वर्षों तक होता रहेगा। यानी 1965 तक जैसे कामकाज अब तक इंग्लिश में चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे। इस दौरान यानी 15 वर्षों के दौरान जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, यानी जहाँ पे हिंदी नहीं बोला जाता है, उन राज्यों में हिंदी को सिखाया जाएगा, हिंदी बोलने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा, हिंदी सीखने और पढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा, ताकि वो हिंदी को आसानी से समझ सके, ताकि आगे जा कर के भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज और भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी को बनाया जा सके। ऐसा इसलिए। लेकिन जब 1965 का समय आने लगा तो सरकार जैसे ही हिंदी को प्रमोट करने का कोशिश करने लगी, जैसे ही हिंदी को बढ़ावा देने का कोशिश करने लगी, वैसे ही 1960 के दशक में एक बार फिर से भाषा को लेकर के राजनीति गरमाया और बहुत भयानक तरीके से और बहुत बड़े पैमाने पे दक्षिण भारत के राज्यों ने न सिर्फ हिंदी का विरोध किया, बल्कि विरोध इस स्तर तक बढ़ गया, भाषा को लेकर के भारत में उपराष्ट्रवाद इस स्तर तक बढ़ गया, एक द्रविड़ नाडु प्रदेश की अलग मांग किया जाने लगा। यानी भाषा भारत को एक बार फिर से तोड़ने या फिर से बांटने में अपनी भूमिका अदा करने लग गया। इसलिए भारत में किसी भी संघ से जुड़े हुए मुद्दे को बहुत ही संवेदनशील तरीके से सुलझाने की ज़रूरत है। इस पे अकड़ और इस पे कठोरता दिखाने से बात बनने के बजाय और भी बिगड़ती चली जाएगी। क्योंकि 1960 के दशक में जो तांडव हुआ था, दक्षिण भारत राज्यों में जो विरोध आंदोलन हुए थे, उसको हम लोग इतनी आसानी से भुला नहीं सकते हैं। और एक बार फिर से जिस तरह से तमिलनाडु अपना सिर उठा रहा है, जिस तरह से दक्षिण भारत राज्यों का एक संघ बनाने का कोशिश किया जा रहा है, वो फिर से भारत के लिए कहीं ना कहीं अलगाववाद की एक घंटी है, जिसको समय रहते हल कर लिया जाना चाहिए, जिसको समय रहते सुलझा लिए जाने की ज़रूरत है। आइए अब इस वीडियो का भाग दूसरा शुरू करते हैं।